मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद हुसैन, सलीम रफीक मोहम्मद हुसैन। सलीम रफ़ीक मादी मोहम्मद हुसैन साहब। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। मेरे को तो बस घर में अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं जॉब छोड़ना चाहता था। मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा था मेरे को। वार्ष्णेय लिखा, राहुल वार्ष्णेय चौधरी काय लिहिले? वो मेरा असली नाम है। हाँ, लेकिन मैं राहुल कपूर यूज करता हूँ। क्यों? सर ये एक्टर है ना, उसको बोलने दे, तू बीच में मत बोल। सर एक्टर लोग ऐसा करते हैं, मतलब क्या? घर पे एक नाम और पर्दे के लिए दूसरा नाम। क्यों? अमिताभ बच्चन का क्या है नाम घर पे? ये क्यूट क्या होता है? शब्द है, मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकता हूँ क्या क्यूट है क्या नहीं। मैं क्यूट हूँ जो बता रहा हूँ कि क्यूट क्या है। बाकी ये महाराज क्यूट है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कितना और मारना है। तू आज से सूरी साहब की बेटी के आसपास फटकना नहीं। हम होली पे एक म्यूजिक प्रोग्राम देखने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो 3 सीन आपने देखे, ये तीनों ही सीन एक ही डायरेक्टर अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, बट इन तीनों ही सीन में 10-10 साल का गैप है। और यही 3 सीन हमें बताते हैं अनुराग कश्यप का राइज एंड फॉल। क्योंकि हम जिस अनुराग कश्यप को जानते थे वो एक रेबेलियन डायरेक्टर हुआ करता था, जो ना कभी फ्रिक्शनल लव स्टोरीज बनाता था और ना कभी रीमेक्स बनाना था। बट आज के समय पे वो रीमेक्स भी बनाता है और फ्रिक्शनल टीनेजर डमएस लव स्टोरीज भी बना रहा है। और यहीं से हमारा सवाल आता है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद अनुराग कश्यप? तो पिछले 30 साल से अनुराग कश्यप फिल्म इंडस्ट्री में है और 30 सालों में उन्होंने इतना कुछ कर रखा है जिस पर बहुत ही ज्यादा लंबी चर्चा हो सकती है। तो वीडियो में बने रहे क्योंकि हम पूरी डिटेल में एक एक पहलू पर बात करने वाले, जहां पे हम फैंटम से लेके लव अफेयर से लेके कंट्रोवर्सी सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए 1993 जब अनुराग कश्यप ने बॉम्बे में सबसे पहले कदम रखा था, न रहने का ठिकाना था न खाने का ठिकाना था, बस वो बॉम्बे चले आए क्योंकि उनके पहचान के कुछ लोग यहाँ पे रहते थे। और पहचान में से एक थे इम्तियाज अली, जिनके रूम पर कभी कभी अनुराग कश्यप सो जाया करते थे, वरना कभी कभी वो रोड पर सोते थे, क्योंकि उनका जो प्राइमरी गोल था वो था पृथ्वी थिएटर जाना। अब देखिए, पृथ्वी थिएटर में घुसना इतना आसान नहीं है और इसका आसान रास्ता अनुराग कश्यप ने ढूंढा कैंटीन के जरिए। वो कैंटीन के ओनर के पास में गए और कहा काम की जरूरत हो तो मैं करने को तैयार हूँ। कैंटीन वाले ने मना कर दिया, बट जैसे ही अनुराग कश्यप ने कहा कि मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा, कैंटीन वाले ने उन्हें जॉब दे दिया। कभी अनुराग कश्यप टेबल साफ करते तो कभी खाना देते, और इन्हीं सब के दौरान कभी कभी अनुराग कश्यप को स्टेज पर साइड रोल भी मिल जाया करता। और लकीली ये वही साल था जब भारत में प्राइवेट चैनल आए और कई सारे फिल्म मेकर्स को फिल्म लिखना आती थी बट शोज लिखना नहीं आता था। इसीलिए कई सारे राइटर्स ने अनुराग कश्यप से गोस्ट राइटिंग करवाई थी, जिसके बदले उन्हें क्रेडिट तो नहीं मिलता बट पैसा थोड़ा बहुत मिल जाया करता था। बट धीरे धीरे अनुराग कश्यप ने अपने आप को इतना स्टेब्लिश कर दिया कि उन्हें उन शोज का क्रेडिट भी मिलने लगा और पैसा भी मिलने लगा। साथ ही साथ अनुराग कश्यप पर मंथ 3 लाख रुपए कमाने लग गए थे। एंड सडनली अनुराग कश्यप को रियलाइज हुआ कि मैं मुंबई पैसा कमाने तो आया था, और बस वो वक्त था और आज का वक्त है। अनुराग कश्यप ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और वो फिल्मों की तरफ आ गए। अब फिल्म में आने के लिए उन्होंने सबसे पहले हाथ थामा महेश भट्ट का, उसके असिस्टेंट वो बनकर रहे। एंड उसी दौरान उनसे मिले मनोज वाजपेयी, जिन्होंने अनुराग कश्यप को राम गोपाल वर्मा से इंट्रोड्यूस किया। और जब राम गोपाल वर्मा ने उस 21 साल के अनुराग कश्यप को देखा तो सोचा ये बच्चा क्या ही लिखेगा मेरी फिल्म को। बट जैसे ही उन्होंने अनुराग कश्यप से बातचीत शुरू करी, कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कस किया, और तब राम गोपाल वर्मा को वो 21 साल का लड़का पसंद आया और उस 21 साल के लड़के को मौका मिला सत्या फिल्म लिखने का। वो सत्या फिल्म जिसने बॉलीवुड को एक अलग अंडरवर्ल्ड दिखाया था। अब अनुराग कश्यप किस तरीके की स्टोरी लिखते हैं, इसको समझने के लिए आपको चलना होगा उनके बचपन में, जब उनके पिताजी ने उनका एडमिशन ऐसे स्कूल में करवा दिया जहाँ पे उन्हीं के क्लासमेट उनसे 2 साल बड़े थे। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पे लोग आपसे बड़े हैं, तो वही लोग अपने से छोटे को बुली करते। और अनुराग कश्यप अपने स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा बुली हुए थे, इतने बुली हो गए थे कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करने लगे। और लाइब्रेरी में उन्होंने
हिंदी उपन्यास को पढ़ना शुरू करा और हिंदी लिटरेचर का उन पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्होंने खुद की कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। बट उनकी खुद की लिखी हुई कहानियाँ इतनी ज़्यादा डार्क होती थी कि टीचर्स उन्हें पब्लिश करने से मना कर देते थे, बोलते थे ऐसी डार्क स्टोरीज तुम लिख कैसे लेते हो। अब अनुराग कश्यप की वो डार्क स्टोरी क्या थी वो उन्हीं के मुंह से सुनो। तुम्हारे तुम बीमार हो, क्योंकि मैं कहानी ऐसी लिखता था, कभी छपती नहीं थी स्कूल की। मैंने कहानी लिखी थी अपेक्षित करके, एक लड़का था जो इमली के पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोज इमली तोड़ने की कोशिश करता था और उसका निशाना चूकता भी था, वो निशाना मतलब इतना दूर रहता था उससे। अच्छा, लोग समझ नहीं आता था, लोग हंसते थे। और एक दिन वो पत्थर जो है जाके लग जाते हैं उस लड़के को जो उसको बुली करता है, और पता चलता है कि ये तो भाई प्रैक्टिस कर रहा था कि उस कैसे पत्थर मारे और लोगों को लगे सारा इमली तोड़ रहा था। आप अपनी कहानी में अपने ही जीवन की परछाई को दिखाते हैं, जो आप है वही आप लिख सकते हैं। और अगर आप अनुराग कश्यप का वर्क देखने के लिए जाओगे तो उन्होंने अपने ही जीवन का ट्रॉमा गुलाल, अगली और रमन राघव में लिखा है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है बुली हुआ लड़का जो जीवन से हारा हुआ है और उस हार को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो लोगों से बदला लेता है। और अगर आपको अनुराग कश्यप का रियल राइटिंग देखनी है तो उन्होंने सिर्फ 5 अगली और रमन राघव 2.0 लिखी है। बाकी की जितनी भी फिल्में आती हैं उनके कॉन्सेप्ट उनके पास में आए, उसके बाद में उन्होंने उस पर वर्क किया है। तो बैक टू सत्या की सक्सेस के बाद में अनुराग कश्यप को बहुत सी फिल्में लिखने को मिली एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगा। अब देखिए, कैमरे के साइड में खड़ा होना और कैमरा पकड़ के खड़ा होना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो अनुराग कश्यप ने पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था द लास्ट ट्रेन टू महाकाली, और इस शॉर्ट फिल्म को शूट करने के लिए उन्होंने यूज किया डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नया आया था जो रात में भी शूट कर सकता था, बट डिजिटल कैमरे को अनुराग कश्यप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो MTV के स्टूडियो जाते, रात में उनका वर्क कंप्लीट होने के बाद उनसे कैमरा लेकर आते और अपनी शॉर्ट फिल्म को शूट करते। इसको कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने डिसाइड की कि अब बनाता हूँ मैं अपनी पहली फिल्म जिसका नाम था 5। एंड जब मैंने 5 को देखा तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में इस तरह की फिल्में नॉर्मल नजर आती है। क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्मों को हम देख चुके हैं, बट 2003 में ऐसी फिल्में नहीं बना करती थी जिस फिल्म के अंदर हमें एक बंदा ब्लैंकेट के अंदर मास्टरबेट करते हुए नजर आता है, एक बंदा रॉड से दूसरे बंदे को जान से मार देता है, एक बंदा बॉडी के इतने हिस्से करता है और फिर उसे डिस्पोज कर देता है। इस तरह की चीजों को इस फिल्म में दिखाया गया था। अब इस चीजों को एक्चुअली में शो नहीं करा है, महसूस कराया गया ऑडियंस को, और जब ऑडियंस को आप महसूस करा देते हो तो ऑडियंस डर जाती है। और जिस सेंसर बोर्ड ने 5 को देखा था वो सेंसर बोर्ड के मेंबर भी डर गए और 5 को वहीं पे बैन कर दिया। और यहाँ अनुराग कश्यप ने गिव अप नहीं किया क्योंकि उनका अगला प्रोजेक्ट तैयार था, उसका नाम था ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस करती है, बट इंडिया के अंदर तब के टाइम पे आप मूवीज के अंदर रियल नाम यूज नहीं कर सकते। और जिस दिन ब्लैक फ्राइडे का प्रीमियर था उसी दिन अपना ब्लैक कोट पहनकर अनुराग कश्यप निकल ही रहे थे, इतने में उनका टेलीफोन बजता है और टेलीफोन पे सामने वाला बंदा कहता है कि आपका प्रीमियर कैंसिल हो चुका है और आपकी फिल्म बैन हो चुकी है। अब 1 मिनट के लिए आप अपने आप को अनुराग कश्यप की जगह रखकर देखो कि जो बंदा 1993 से 2004 तक इतनी स्ट्रगल करता है अपनी 2 फिल्मों को कंप्लीट करने के लिए, और जब उसकी फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो उसकी फिल्मों को रिलीज ही नहीं होने दिया जा रहा है, ये कितना ज्यादा पेनफुल है। और इसी पेन से ओवरकम करने के लिए अनुराग कश्यप ने सहारा लिया अल्कोहल का, और अनुराग कश्यप ने अल्कोहल को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया कि इसके साइड इफेक्ट उन्हें 2021 में देखने को मिले, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले। एंड फिर अनुराग कश्यप दोबारा उसी ट्रैक पर आ गए जहाँ पे वो कहानियां लिखा करते थे, डायलॉग लिखा करते थे, इवन उन्होंने रिटर्न ऑफ हनुमान भी बनाई थी ताकि वो पैसा कमा सके और सरवाइव कर सके। और इन्हीं सब के दौरान अनुराग कश्यप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ब्लॉग लिखना चालू कर दिया। Like, you know, it's not that intentionally I started a blog. I had no idea. I had no idea of the internet. So क्या होता है कि आप जिस दिन मेरे पास इंटरनेट आया और जिस दिन मेरे पास लैपटॉप आया, पहली चीज़ आप क्या करते हो, आप गूगल पे खुद को सर्च करते हो। So मेरे पास इंटरनेट आते ही मैंने गूगल सर्च पे अपना नाम डाला और कुछ ऐसे 2-3 चीज़ें खोली, उसमें से एक था डिस्कशन चल रहा था, एक 5 दिन पुरानी साइट थी PFC, और उस पर लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे और सारे किसी को कुछ आइडिया नहीं, सब लोग कुछ भी बोल रहे थे। मैं कहा यार ऐसे किसी को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ सही क्या है, तो मैं उनसे बात करने लगा। सो उन्होंने कहा यार आप
लिखते क्यों नहीं हो? मैं कहा लिख देता हूँ। मुझे क्या मालूम था कि इंटरनेट पे ब्लॉग लिखूंगा तो इतने सारे लोग पढ़ेंगे। मुझे लगा वो 5 लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वही पढ़ेंगे। तो जब मैं ब्लॉग में सबको गालियां देता था और सब निकलता था, और ब्लॉगिंग उसमें नई नई चीज थी, तो मीडिया ने भी पकड़ लिया, हर जगह छपने लग गया, इसने ये लिखा, इसके बारे में वो लिखा। जब मैंने लिखना चालू किया था, एंड जब अनुराग कश्यप के ब्लॉग्स को मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने करण जौहर को भी गाली दे रखी है, उन्होंने धूम 2 के लिए अभिषेक बच्चन को भी गाली दे रखी है, और उन्होंने ओवरऑल पूरे के पूरे बॉलीवुड को गाली दे रखी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बॉलीवुड को माफिया चला रहे हैं। और इन्हीं ब्लॉग की वजह से कई सारे लोग अनुराग कश्यप से डिस्टेंस बनाने लगे, तो कई सारे फिल्म मेकर्स अनुराग कश्यप के पास आने लगे, और यहाँ से बॉलीवुड के अंदर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की वेव शुरू हुई, जिसके क्रिएटर थे अनुराग कश्यप। और जो अनुराग कश्यप की फ्रस्ट्रेशन थी वो निकल कर बाहर आई नो स्मोकिंग पे। बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो गई, और इसके पीछे के कई सारे रीजन है। उसका प्रमोशन, उसकी रिलीज डेट, जिस पर चर्चा करने का कोई सेंस अभी बनता नहीं है। बट साथ ही साथ ये साल था 2007 का, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज दुबई में बैठकर एक फिल्म देखते हैं, और उस फिल्म को देखने के बाद में वो सामने वाले से पूछते हैं कि ये कौन सी फिल्म है, तो सामने वाले ने कहा कि ये इंडिया की फिल्म है, और वो फिल्म थी ब्लैक फ्राइडे। और इंडिया आकर उन्होंने ही ब्लैक फ्राइडे के केस को रीओपन करा और इसके ऊपर से बैन को हटवाया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ब्लैक फ्राइडे ने ज्यादा कोई कमाई नहीं की थी, और यहाँ से सब कुछ चेंज होने वाला था, क्योंकि अनुराग कश्यप की कई सारे लोगों से पहचान हो चुकी थी, और 2009 में आते आते उन्होंने देवडी बनाई, जो कि मॉडर्न वर्जन ऑफ देवदास था, और ये फिल्म सक्सेसफुल रही। और देवडी की ही सक्सेस के बाद में उनकी नेक्स्ट फिल्म गुलाल को भी फंड मिल गया। अब गुलाल की कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5 को लिखते लिखते उन्होंने गुलाल को भी लिखना शुरू कर दिया था, और 5 के बाद में जो उनकी सेकंड फिल्म होने वाली थी वो थी गुलाल। बट गुलाल के बीच में पैसा खत्म होने की वजह से इसकी शूटिंग बंद हो गई, और पिछले 6-7 सालों से गुलाल की शूटिंग चलती थी। जब उनके पास पैसा आता था वो गुलाल को शूट करते थे, और जब पैसा खत्म हो जाता था वो गुलाल को रोक देते थे। और अनुराग कश्यप के करियर में गुलाल सबसे ज्यादा लंबी चली जाने वाली शूटिंग है, क्योंकि 6 बार वो राजस्थान गए 6 सालों तक, हर एक दिवाली पर जाते ही शूट करते और वापस आ जाते। और जब गुलाल रिलीज हुई तो गुलाल इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी जितनी एज कम्पेयर टू देवडी, बट हाँ लोग पहचान गए थे कि कोई तो है जिसका नाम अनुराग कश्यप है। और फिर अनुराग कश्यप ने कल्कि की लिखी हुई कहानी को खुद प्रोड्यूस करके बनाने की सोची, जिसका नाम था गर्ल इन द येलो बुक। और इस फिल्म की अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका इस वीडियो में कोई जगह नहीं। और अब तक अनुराग कश्यप राइटर डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुके थे, और वो ऐसी फिल्मों को जगह दे रहे थे जिन्हें कोई रिलीज करना नहीं चाहता था। बेसिकली रियलिज्म को वो प्रमोट कर रहे थे, बट प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को बर्बाद कर दिया। आरती बजाज जो उनकी एडिटर और वाइफ भी थी, उनसे उन्होंने 2009 में आकर डाइवोर्स कर लिया। और आरती बजाज और अनुराग कश्यप की एक बेटी है जिसका नाम है आलिया। और इस वीडियो में आलिया और अल्कोहल दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उनके डाइवोर्स के पीछे का रीजन है कल्कि, जो देवडी के सेट पर मिली थी, और अनुराग और कल्कि के बीच की नजदीकियां आरती सहन नहीं कर पाई, इसीलिए आरती ने अनुराग को डाइवोर्स दिया। और 2011 में आकर कल्कि से अनुराग कश्यप ने शादी करी, और 2 साल की शादी रहने के बाद में अनुराग कश्यप और कल्कि ने अपने आप में स्पेस दी, और 2015 में आकर इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। बट बैक टू 2012, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अ कल्ट क्लासिक फिल्म जिसने बॉलीवुड को कई सारे टैलेंटेड एक्टर और एक नया एरा दिया। बट अनुराग कश्यप जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर माने जाते थे और जिन्होंने अपनी एक टोली बनाई थी, वही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को गैंग ऑफ वासेपुर के बाद में बॉलीवुड से ऑफर आना शुरू हो गए, और वो ऐसे ही लोगों के लिए काम करना भी शुरू कर देते, जिसमें से एक आते हैं करण जौहर जिनको उन्होंने पहले गाली दी थी, दूसरे आते हैं अभिषेक बच्चन जिनके साथ में उन्होंने मन मर्जियां बनाई थी, इन्हें भी उन्होंने गालियां दी थी। ऐसे लोगों के साथ में वो वर्क स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से अनुराग कश्यप के जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है, जो शुरू होता है 2013 की अगली फिल्म से। अगली फिल्म रिलीज होने के बाद में उनका जो अगला प्रोजेक्ट था वो था बॉम्बे वेलवेट, और बॉम्बे वेलवेट का बजट था 118 करोड़। और अगर अनुराग कश्यप की सारी फिल्मों का बजट मिलाया जाए और उसे 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी वो 118 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। अब 118 करोड़ तक पहुंचने के पीछे का रीजन है कि सब ने अपने पैसे फिल्म शुरू होने से पहले ही दे दिए थे। अब डायरेक्टर का फर्ज बनता है इस 118 करोड़ के पैसे को वो इस फिल्म के अंदर लगाए, और उसी पैसे को लगाने के लिए उसने बड़े बड़े सेट बना दिए, VFX डिजाइनर रख दिया। इन सब के होने के बावजूद जो मिसिंग था इस फिल्म में वो था
अनुराग कश्यप का टच। बॉम्बे वेलवेट एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर थी और इस फिल्म के दौरान ही अनुराग कश्यप ने कहा था कि इस फिल्म के सक्सेस होने के बाद में मैं पेरिस चला जाऊंगा और वहीं पे फिल्म बनाऊंगा। बट बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप हो गई, अनुराग कश्यप पेरिस नहीं जा पाए और अनुराग कश्यप ने कसम खाई कि भाई आज के बाद मैं इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाऊंगा। 2016 में रमन राघव 2.0, 2018 में मुक्काबाज एंड मन मर्जिया। यहाँ तक अनुराग कश्यप के जीवन में कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि लोगों को उनका सिनेमा पसंद आ रहा था। प्रॉब्लम 2018 के बाद से शुरू हुई जब उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू और उनका सिनेमा दोनों मिक्स होना शुरू हो गया। नफरत फैलाई जा रही है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ नहीं। मैं तो बहुत डेस्परेटली पढ़ना चाहता हूँ किस तरह के मैसेज दिए जाते हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ। तो जिस तरीके से वो 2007 में ब्लॉग लिखकर लोगों को गालियां देते थे, उसी तरीके से वो 2019 में ट्विटर पे ट्वीट करके मोदी गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अब गालियों तक, ट्विटर तक तो ठीक था, उन्होंने मुक्काबाज फिल्म की शूटिंग यूपी में की थी योगी जी की गवर्नमेंट के अंदर और मुक्काबाज फिल्म में ही वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ट्विटर के ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं। और इन सब के बाद में योगी जी ने कहा कि हमने अनुराग कश्यप जैसे को खैरात बांटना बंद कर दिया। पॉइंट आउट किया गया नाम लेकर, उसके पीछे का रीजन था कि अनुराग कश्यप को टैक्स फ्री शूटिंग करने की परमिशन दी गई थी। अब देखिए, ट्विटर पर आप कुछ भी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, आप कह सकते हैं, बट आपकी फिल्मों में ये चीज नजर नहीं आनी चाहिए। वही कुछ होता है अनुराग कश्यप के साथ में 2020 में, जब वो फिल्म बनाते हैं चोक्ड, जिसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कुछ और थी, बट जैसे ही अनुराग कश्यप के पास में स्क्रिप्ट आई, उन्होंने इसे तोड़ मरोड़ कर बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ पॉइंट आउट किया और डिमोनेटाइजेशन को भी इंक्लूड करके अपनी फिल्म को तैयार किया, जहां पे उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट पर और बहुत ही बड़ा व्यंग कसने की कोशिश की। अब व्यंग कसे, वो कुछ भी करे, बेसिकली उनका सिनेमा लोगों को पसंद आना चाहिए। बट चोक्ड अनुराग कश्यप के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में कहीं ना कहीं फंस कर रह गई और चोक्ड वो फिल्म थी ही नहीं जिसे आप पसंद कर सको। अब चोक्ड के बाद में उन्होंने अगली फिल्म बनाई दोबारा, जो कि मिराज फिल्म की रीमेक थी, बट अनुराग कश्यप का कहना है कि मैंने तो इसे बुक से अडॉप्ट किया है। बट ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि ये अनुराग कश्यप का वर्क कम लगता है, नेटफ्लिक्स वर्क ज्यादा नजर आता है। फिर 2023 जहां पे उन्होंने फिल्म बनाई ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। जितना अजीब इसका नाम है उतनी ही अजीब ये फिल्म है। एक बैठक में इस फिल्म को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था और मुझे समझ नहीं आया कि अनुराग कश्यप ने किस माइंडसेट के साथ में इस फिल्म को बनाया, क्योंकि अनुराग कश्यप का कहना है कि मैं जेनजी ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि मैं जेनजी जनरेशन से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे ये फिल्म बहुत ही बेवकूफ लगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर के जेनजियों के ऊपर के साइड में भेजा था ही नहीं। और यही अनुराग कश्यप के साथ में प्रॉब्लम है, जो वो खुद है नहीं वो दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुराग कश्यप जिस चीज के लिए जाने जाते, रियलिस्टिक सिनेमा, वो इनके अंदर नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ना कैरेक्टर रियलिस्टिक है ना उनकी सिनेमाटोग्राफी रियलिस्टिक है। लाइक ये लाइटिंग वाइटिंग क्या है यार, तुम यूट्यूब के वीडियोस थोड़ी बना रहे हो। इतना सा रीजन अनुराग कश्यप के डाउनफॉल का नहीं हो सकता, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप सबको पता है कि हाँ, इन कारणों की वजह से अनुराग कश्यप की फिल्में पसंद नहीं आ रही है। बट हम थोड़ी सी अंदर और जाते हैं और हम चलते हैं फिर से 2015 की बॉम्बे वेलवेट की तरफ, क्योंकि बॉम्बे वेलवेट ने सिर्फ अनुराग कश्यप को ही नहीं, फैंटम फिल्म को भी तोड़ा था। क्या है फैंटम फिल्म? प्रोडक्शन कंपनी थी जो बहुत ही कमाल के फिल्में बनाया करती थी। यहाँ पे 4 फाउंडर थे जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर थे, जिनकी फिल्मों को आप पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे और फैंटम फिल्म काफी बढ़िया कर रही थी। बट फिर आया हमारे सामने मी टू मूवमेंट और वो कहती है कि 2015 में बॉम्बे वेलवेट की पार्टी के दौरान, सक्सेस पार्टी नहीं, मेकिंग की पार्टी चल रही थी, और उसी पार्टी के दौरान वो क्रू मेंबर जब अपनी होटल की तरफ जा रही थी तो विकास बहल ने उन्हें लिफ्ट दी, अपने कार में बिठाकर उन्हें उनकी होटल रूम के अंदर तक छोड़कर आए। और उसी होटल रूम में विकास बहल ने इतनी पी रखी थी कि उसी फीमेल क्रू मेंबर के सामने वो मास्टरबेट करने लग गए। और जब ये बात 2 दिन बाद उन्होंने अनुराग कश्यप को बताई, तब अनुराग कश्यप ने उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया और विकास बहल के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और फिर वो क्रू मेंबर ने फैंटम फिल्म्स को छोड़ दिया। उसके बाद में मी टू मूवमेंट की शुरुआत होते ही
वो क्रू मेंबर सबसे पहले सामने आया और विकास बहल के अगेंस्ट में ये बात कही। वैसे तो विकास बहल को क्लीन चिट मिल चुकी है, बट इसी सब के दौरान फैंटम फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये कंपनी खत्म हो गई। और जब इस कंपनी की पार्टनरशिप खत्म हुई तो उसके एक पार्टनर थे अनुराग कश्यप, जिनके घर के ऊपर 2021 में इनकम टैक्स की रेट पड़ी, क्योंकि फैंटम का जितना भी पेपर वर्क था वो सब अनुराग कश्यप की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। और इनकम टैक्स की रेट के साथ साथ अनुराग कश्यप ने अल्कोहल को कंज्यूम करना और भारी मात्रा में शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा शुरू कर दिया था कि उन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और उसके 1 महीने बाद में वो स्कूबा डाइविंग करने गए थे और उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। 15 दिन तक वो वहीं पर रुके थे क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। उन्होंने धीरे धीरे अब तो रिकवरी कर ली है, बट उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही थी। और ये बात उन्हें तब तक समझ नहीं आई जब तक उन्होंने एक स्टेप बैक लेकर सोच विचार नहीं किया, क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे मोदी गवर्नमेंट को डिफेम करने में कि वो ट्वीट करते दारू पीते और उनके ट्वीट की वजह से उनकी जो पर्सनल जिंदगी थी वो अफेक्ट करने लग गई थी। क्योंकि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे वो ट्विटर पर अनुराग कश्यप को गाली देते, अनुराग कश्यप की बेटी को गाली देते और साथ ही साथ अनुराग कश्यप जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ में वर्क करते उन्हें जा जाकर गाली देते। तब अनुराग कश्यप को समझ में आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर रखी है और उन्होंने कहा कि अब मैं ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी से ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन में वो फिल्मों के चक्कर में अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, बट वो अब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और कोविड के ही दौरान उन्होंने बहुत सी स्क्रिप्ट लिख ली है, जिसमें से एक दोबारा भी थी, एक ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे थी और अब केनेडी भी रिलीज हो चुकी है। बट इन सारी ही फिल्मों के रिव्यूज बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि अनुराग कश्यप का वही हाल हो जो राम गोपाल वर्मा का हुआ था। राम गोपाल वर्मा इस बॉलीवुड के दलदल में इस तरीके से धंस गए कि अब वो टोटली गायब हो चुके हैं। अगर हम उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत ही अनअप्रोप्रिएट तरीके से देखते हैं। वही सेम कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप के साथ में ना हो और अनुराग कश्यप को ये बात फिर से समझनी चाहिए कि जो सिनेमा वो बनाते आ रहे हैं रियलिस्टिक, उसकी तरफ उन्हें दोबारा आना होगा, क्योंकि नो डाउट अनुराग कश्यप ने बहुत से नए टैलेंट और बहुत से नई सिनेमा को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। Really thankful to GQ for recognizing my work. And now I would like to mention someone's name who is sitting right in front of me. The one who is equally responsible for bringing this remarkable change in my life by turning my struggle into the achievement. Yes, I'm talking about GK, the genius Kashyap. Thank you, sir.